हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, फाइलम्स होते हैं, उसमें जो अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है वो कौन कौन सा होता है। अगर बच्चों आप लोगों को याद हो और अगर नहीं भी मालूम हो तो ध्यान से सुनना। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें जो डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होता है उसका बेसिस क्या है, किस आधार पे अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट यहाँ पे आता है ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट। ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। अगर एनिमल एक्वेटिक है, पानी में रहता है, तब तो उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होगा वो गिल्स होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि एनिमल भी थोड़ा डेवलप्ड होना चाहिए। एकदम सिंपल एनिमल लाइक पोड़ीफेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोड़ीफेरा वगैरह के पास गिल्स वगैरह पाया नहीं जाता है। तो पहला कंडीशन तो ये आता है कि एनिमल का आपको हैबिटेट देखना है। दूसरा चीज आपको एनिमल का क्या देखना है, तो बॉडी सरफेस और बॉडी वॉल्यूम का रेशियो देखना है। जैसे मेरे अंदर जो बॉडी के अंदर कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होगा वो बॉडी वॉल्यूम हो गया, और ये मेरा सरफेस हो गया। तो हम लोगों का जो सरफेस है, बाहर से जो सरफेस है वो कम है, लेकिन वॉल्यूम हमारा क्या है, ज्यादा है। अब अगर वॉल्यूम हमारा ज्यादा है तो सोचो, अगर हम सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन लेंगे, डायरेक्ट स्किन से अगर हम ऑक्सीजन लेंगे, तो आपको क्या लगता है सरफेस से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा क्या वो बॉडी के अंदर वाले हिस्सों तक डिफ्यूज कर पाएगा। तो मुश्किल है, क्योंकि बॉडी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और सरफेस क्या है, कम है। तो जिस एनिमल का बॉडी सरफेस ज्यादा होगा और बॉडी वॉल्यूम कम होगा, उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से ही हो जाता है। लेकिन जिस एनिमल्स के अंदर बॉडी वॉल्यूम ज्यादा होता है और बॉडी सरफेस कम होता है, वैसे कंडीशन में अगर बॉडी सरफेस से डिफ्यूज करवाया जाए तो वॉल्यूम के अंदर जो कैविटीज में जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्पेशल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला कंडीशन हैबिटेट, दूसरा कंडीशन बॉडी सरफेस इज टू बॉडी वॉल्यूम का रेशियो, और जो तीसरा कंडीशन यहाँ पे होता है बच्चों, वो होता है कि वो एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल होगा तो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, और अगर एनिमल सिंपल होगा तो उसके अंदर स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, सिंपल होगा। अब इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट फाइलम्स के अंदर आने वाले डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फाइलम लेवल पे यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। सबसे पहला फाइलम जो एनिमल में आता है वो है पोड़ीफेरा। पोड़ीफेरा बच्चों बहुत सिंपल एनिमल होता है। इनफैक्ट सबसे पहला एनिमल जो इस धरती पे डेवलप हुआ होगा वो पोड़ीफेरा है। प्लस इसका जो सरफेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बॉडी सरफेस एज कंपेयर टू बॉडी वॉल्यूम। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो बॉडी सरफेस के माध्यम से ही हो जाएगा। प्लस ये एक्वेटिक भी होता है, लेकिन चूंकि बॉडी सरफेस ज्यादा है तो इसको स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसके अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन होगा, इसका बॉडी सरफेस। सेम कहानी सिलनट्रेटा के लिए आती है बच्चों। सिलनट्रेटा भी एक्वेटिक एनिमल होता है, लेकिन सिलनट्रेटा का भी बॉडी सरफेस जो होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स बॉडी वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे कंडीशन में इसका भी जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो बॉडी सरफेस ही होगा, क्योंकि वो इनफ है ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवा के बॉडी के सभी हिस्सों तक पहुंचवाने के लिए। सेम कहानी बच्चों चोली दामन का साथ है सिलेंट्रेटा के साथ, किसका, टीनोफोरा का। इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किस चीज का होता है, बॉडी सरफेस ही होता है। सेम कहानी है बच्चों किसके लिए, प्लैटीहेल्मिन्थिस के लिए। प्लैटीहेल्मिन्थिस भी बॉडी सरफेस इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स बॉडी वॉल्यूम। तो इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन होगा, इसका बॉडी सरफेस होगा। और यही सेम कहानी बच्चों एस्कीहेल्मिन्थिस की भी है। इसका भी बॉडी सरफेस इसके बॉडी वॉल्यूम से ज्यादा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी सरफेस इनफ है सफिशियंट ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाने के लिए। तो इसके अंदर भी जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो इसका क्या होगा, बॉडी सरफेस। लेकिन यहां तक में
पोरीफेरा से एस्कीहेलमिंथिस तक में बॉडी सरफेस पे कोई स्पेशल ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो सरफेस होगा वो एज इट इज बॉडी सरफेस की तरह काम करेगा। लेकिन अब बच्चों एनेलिडा, एनेलिडा में ना जो बॉडी सरफेस होता है वहां पे एक स्पेशल ऑर्गन बन चुका होता है। ये वही ऑर्गन है बच्चों जो हमारा भी बॉडी सरफेस है। जैसे हमारे बॉडी सरफेस पे जो ऑर्गन है इसको आप क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। स्किन एक ऑर्गन होता है ना। तो इन सब के पास स्किन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन एनेलिडा में पहली बार स्किन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो मॉइस्ट क्यूटिकल से होता है, और ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पोरीफेरा से लेकर के अगर हम बात करें कहाँ तक, पोरीफेरा से लेकर के एस्कीहेलमिंथिस तक होता है गैसियस एक्सचेंज, गैसियस exchange occurs via body surface as body surface is to body volume ratio is more। चूंकि बॉडी सरफेस इज टू बॉडी वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो ज्यादा होता है, तो बॉडी सरफेस इनफ है ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाने के लिए ताकि बॉडी का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। तो इन सभी लोगों के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा वो कौन होगा बच्चों, बॉडी सरफेस होगा। अब बात करते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर जो है वो भी बॉडी सरफेस ही है, लेकिन बॉडी सरफेस पे एक क्यूटिकल बन चुका है, तो उसको हम बोलेंगे बाई मॉइस्ट क्यूटिकल। और मॉइस्ट क्यूटिकल वाले रेस्पिरेशन को कहा जाता है बच्चों क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसको कहा जाएगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। जब भी कहीं मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होता हुआ दिखाई देगा तो आप बोलेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये हो गया एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा के बाद आता है बच्चों अर्थ्रोपोडा। ये आपको मालूम होगा कि अर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम है। टोटल एनिमल किंगडम का 2/3 एनिमल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, अर्थ्रोपोडा है। लगभग 70% के आसपास जो है वो कौन होता है, अर्थ्रोपोडा। तो डाइवर्सिटी तो इसमें दिखेगा, क्योंकि जितना ज्यादा किसी में अगर नंबर होता है, संख्या होती है, तो उसमें विभिन्नता, डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें डाइवर्सिटी आपको अलग अलग दिखने वाला है। इसमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर एक ही फाइलम में आपको दिखने वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंसेक्ट का, इंसेक्ट के बच्चों ना 6 पैर होते हैं, 6 लिम्स होते हैं, 6 लिम्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब लिम्स। तो इसके पास कितने लिम्स होते हैं, 6 लिम्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है हेक्सापोडा। बाय द वे हम लोगों के पास कितने लिम्स होते हैं बच्चों, 4। 2 फोर लिम्ब होता है और 2 हाइंड लिम्ब होता है, तो टोटल 4 हो गए। तो हम लोगों को क्या कहा जाएगा, टेट्रापोडा। कॉकरोच को अगर आपने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो पकड़ को देखना, उसके 6 लिम्स होते हैं, तो उसको क्या कहोगे, हेक्सापोडा। उसी तरीके से जो स्पाइडर होता है, मकड़ा, उसको अगर आप पकड़ के देखोगे ना तो उसके 8 लिम्स होते हैं, 8 पैर होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्टापोडा। ऑक्टापोडा एरेक्निडा क्लास से बिलोंग करता है, वो इंसेक्ट नहीं होता है। हाँ, आर्थ्रोपोडा होता है लेकिन इंसेक्ट नहीं होता है। तो चलिए पहले इंसेक्ट की अगर बात की जाए, तो इंसेक्ट के अंदर ना रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है, और ये ट्यूब क्या करता है, सारे टिश्यूज तक, टिश्यू में जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं वहां तक ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुंचा के आता है, और उसी टिश्यू फ्लूइड से CO2 को डायरेक्ट लेके बाहर निकाल देता है। इसमें किसी प्रकार से ब्लड की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों अर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स होते हैं इनका जो बॉडी फ्लूइड होता है, जिसको सो कॉल्ड हम लोग अपने शरीर में ब्लड के नाम से जानते हैं, अर्थ्रोपोडा में या फिर इंसेक्ट में आप उसको ब्लड नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके पास आरबीसी जैसा कोई सेल नहीं होता है और हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं होता है। हमारा ब्लड लाल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना।
चूंकि इंसेक्ट के बॉडी फ्लूइड में हीमोग्लोबिन के जैसा कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, तो कॉमन सेंस है बच्चों, इनका जो बॉडी फ्लूइड होगा उसका कोई कलर होगा या कलरलेस होगा, तो वो कलरलेस होगा। और कलरलेस चीज को हम लोग लिम्फ कहते हैं, और चूंकि वो इसका बॉडी फ्लूइड है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है, हीमोलिम्फ। और जो हीमोलिम्फ होता है उसमें कोई पिगमेंट ही नहीं होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो ऑक्सीजन या CO2 को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगा। इसीलिए इनका जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो पाइपलाइंस को कैरी करता है, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। और ये ट्रैकिया के जो फाइन ब्रांचेज होते हैं, फाइन ब्रांच निकलते हैं यहां से, जिसको हम लोग ट्रैकियोल्स या ट्रैकियल कैपिलरीज कहते हैं। ये फाइन ब्रांच जो होता है वो डायरेक्ट टिश्यू फ्लूइड तक ऑक्सीजन देके आता है और वहां से डायरेक्ट CO2 लेके बाहर निकलवाता है। तो किस चीज के माध्यम से होगा बच्चों, बाई ट्रैकिया। बाई ट्रैकिया। क्या इंसेक्ट के अंदर जो इनका सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड होगा वो गैस के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा? तो आप जवाब देंगे बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसके बॉडी फ्लूइड में किसी भी प्रकार का हीमोग्लोबिन के जैसा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया नहीं जाता है बच्चों। क्लियर है? चलिए, क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का सबसे शानदार एग्जाम्पल है प्रॉन्स, झींगा। झींगा मछली के नाम से मार्केट में बिकता है, लोग खाते हैं इसको। क्रस्टेशियन का बेस्ट एग्जाम्पल है प्रॉन्स। दूसरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्रैब। क्रैब बच्चों, किंग क्रैब नहीं, क्रैब, ये क्रस्टेशियन में आता है। और चूंकि ये पानी में रहता है तो इनके पास गिल्स जो है वो डेवलप्ड होता है बाय गिल्स। तो ये रेस्पिरेशन किस चीज से करते हैं बच्चों, गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। उसी प्रकार से जो लिमुलस होता है, किंग क्रैब होता है, इसके अंदर होता है बाय बुक गिल्स। अब बोलोगे गिल्स और बुक गिल्स में क्या फर्क है? जैसे मान लो कि ये गिल्स है ना, ये मान लेते हैं एक गिल्स है, तो नॉर्मल अगर ऐसे स्ट्रक्चर रहा तो गिल्स कहा जाएगा। लेकिन बुक गिल्स में क्या होता है ना कि गिल्स में बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन होता है ना, जब ये मेम्ब्रेन आपस में नजदीक आता है तो लगता है बुक के सारे पेजेस बंद हो रहे हैं, और जब ये दूर जाता है तो लग रहा है पेजेस खुल रहे हैं। तो ये बुक के पेजेस के जैसा एपियर होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, बुक गिल्स, है ना। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किस चीज के माध्यम से होगा, बुक गिल्स से होगा, किंग क्रैब में। उसी प्रकार से ऐसा ही स्ट्रक्चर बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो उसको बुक लंग्स कहा जाता है। एरेक्निडा ऑक्टापोडा में बच्चों किस चीज से होगा, बाय बुक लंग्स। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन होगा बुक लंग्स से। तो आप देख सकते हैं इंसेक्ट के अंदर हुआ है ट्रैकिया से, क्रस्टेशियन के अंदर हुआ है गिल्स से, लिमुलस के अंदर हुआ है बुक गिल्स से, और एरेक्निडा यानी कि ऑक्टापोडा के अंदर हो रहा है बाय बुक लंग्स। अब बच गया मोलस्का। मोलस्का के अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता गिल्स ही है, लेकिन वो जो फीदर होता है ना, बर्ड का फेदर, उस फेदर के जैसा दिखता है, थोड़ा क्वाइल्ड होता है, जिसको एक अलग नाम दे दिया गया है, टेनिडिया, है ना। ऐसे आप गिल्स बोल सकते हो, लेकिन उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर नाम है, और वो नाम क्या है, टेनिडिया। तो हम बोल सकते हैं बाय फेदर लाइक गिल्स कॉल्ड टेनिडिया। तो इसका रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन होगा बच्चों, टेनिडिया होगा, या गिल्स भी आप सिंपली उसको बोल सकते हो। जो इकाइनोडर्माटा होता है ना, उसके जो ओपनिंग होता है माउथ का, उसके दोनों तरफ जो है गिल्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियल गिल्स। तो इनके अंदर रेस्पिरेशन किस चीज से होगा, पेरिस्टोमियल गिल्स से, बाय पेरिस्टोमियल गिल्स। आप सिंपली यहां पे गिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से हेमिकॉर्डेटा के अंदर बच्चों गिल्स से होता है, बाय गिल्स। यहां पे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन होगा, गिल्स होगा। तो बताइए हेमिकॉर्डेटा तक नाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसमें एक ही चीज का अंदाजा लग रहा है, जो सिंपल है, जिसमें बॉडी सरफेस ज्यादा है, उसमें दिमाग नहीं लगाने का। ये 6 के 6 फाइलम में बॉडी सरफेस से ही हो रहा है। बस एनेलिडा में ध्यान रखिएगा, बॉडी सरफेस पे
एक ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है, स्किन नामक ऑर्गन का डेवलपमेंट हुआ है, मॉइस्ट क्यूटिकल कहा जाता है, और इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और इधर आपको मैक्सिमम में गिल्स दिख रहा है, कुछ में बुकलंग्स आया है और कुछ में ट्रैकिया आया है। आर्थ्रोपोडा में अगर कोई नाम देके ना पूछे तो ऑब्वियस सी बात है प्रायोरिटी की बात होगी। तो जैसे पूरे एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, वैसे ही आर्थ्रोपोडा में सबसे बड़ा क्लास जो होता है वो इंसेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर इतना डिटेल करके आपसे नीट में क्वेश्चन ना पूछा जाए और सिंपली पूछा जाए कि बताइए मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, तो दिमाग नहीं लगाने का, सीधा जवाब देने का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकिया। क्योंकि मेजॉरिटी जो होता है वो मैटर करता है और यहाँ मेजॉरिटी इंसेक्ट होता है, तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, ट्रैकिया। क्लियर है सभी लोगों को? अब हम लोगों का बच गया वो फाइलम जिससे हम लोग खुद बिलोंग करते हैं, और वो है हमारा फाइलम कॉर्डेटा। तो चलिए अब उसके बारे में थोड़ा बात कर ली जाए। तो कॉर्डेटा के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉर्डेटा में बहुत सारे डाइवर्सिटी है, हालांकि वो बहुत बड़ा फाइलम नहीं है। सबसे बड़ा फाइलम तो है आपका कौन सा, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड सबसे बड़ा फाइलम जो है वो है आपका कौन सा, मोलस्का। तो कॉर्डेटा जो है वो सबसे बड़ा फाइलम तो बोला ही नहीं जा सकता है, चांस ही नहीं है। तो फिर वहां पे ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि उसमें डाइवर्सिटी जो है वो ठीक ठाक है, ज्यादा है उसमें। और डाइवर्सिटी अगर उसमें ज्यादा है तो उसमें स्ट्रक्चर्स भी आपको थोड़ा अलग अलग से ऑब्जर्व होंगे। देखिए जरा, यहाँ पे हमारा लास्ट फाइलम आया 11वां फाइलम, और वो है हमारा कौन सा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में देखिए डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए तो कॉर्डेटा में सबसे पहले सब फाइलम आता है कौन सा, ट्यूनिकेटा। सब फाइलम है बच्चों जिसका नाम क्या है, ट्यूनिकेटा। दूसरा सब फाइलम आता है बच्चों जिसका नाम है कौन सा, सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा। तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, तीसरा सब फाइलम है बच्चों वर्टिब्रेटा। अच्छा, वर्टिब्रेटा में फिर से क्लासिफिकेशन है, और वर्टिब्रेटा में बच्चों कौन कौन आता है, तो वर्टिब्रेटा में आपका आता है सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो कौन है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास आता है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, ये साइक्लोस्टोमेटा आ गया। इसके बाद कौन आता है, तो सुपर क्लास है बच्चों पाइसेज, सुपर क्लास है पाइसेज। फिर है आपका क्लास आता है कौन सा बच्चों, एम्फीबिया, एम्फीबिया क्लास आता है। फिर कौन आता है, तो रेप्टाइल्स आता है बच्चों, रेप्टाइल्स हो गया। फिर हो गया एव्स एंड मैमल, यहाँ पे अगला नाम जो आएगा वो कौन सा नाम आएगा, एव्स, और एक ही साथ हम लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा, मैमल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये सारे हो गए। अब आप जरा देखिए रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कौन कौन होगा। ट्यूनिकेटा पानी में रहता है ना। देखिए कॉर्डेटा में सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉर्डेटा में दो ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक तो लंग्स हो सकता है और एक गिल्स हो सकता है। अगर कोई एनिमल कॉर्डेटा में जो पानी में रहता है उसके पास यहाँ फेरिंग्स जो होता है ना, फेरिंग्स, फेरिंग्स के दोनों तरफ गिल्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स, दोनों तरफ तो पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स कहलाता है। तो देखिए ट्यूनिकेटा में पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स होगा, पानी में रहता है। सिफेलोकॉर्डेटा भी पानी में रहता है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स होगा। वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा पानी में रहता है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स होगा। पाइसेस मछलियां पानी में रहती हैं, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स होगा। तो यहां तक हम लोग क्या बात कर सकते हैं, ट्यूनिकेटा से लेकर के पाइसेज तक कौन होने वाला है, बाई पेयर्ड फेरिंजियल, बाई पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स। क्लियर है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स होता है। अब बात करते हैं रेप्टाइल, एव्स और मैमल का बच्चों। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल का होता है यहाँ पे बाई, क्या है आपके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बच्चों, लंग्स होता है। तो लंग्स के माध्यम से होगा रेप्टाइल्स में रेस्पिरेशन, उसी प्रकार से एव्स यानी कि बर्ड में भी किसके माध्यम से होगा, लंग्स के माध्यम से होगा।
और मैमल्स यानी कि उसमें हम लोग भी आते हैं और किसके माध्यम से रिस्पायर करते हैं बच्चों, लंग्स के माध्यम से। तो बच कौन गया, एम्फीबिया। अब यहाँ ट्विस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। एम्फीबिया जो होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी में जाता है, तो उसका जो एग होता है वो अपने एग को ले करता है पानी में, और जब एग को ले करता है पानी में तो इसका फर्टिलाइजेशन भी बाहर होता है, पानी में ही होता है। तो इसका फर्टिलाइजेशन होने के बाद लार्वा बनता है, और इसके लार्वा का नाम होता है बच्चों टैडपॉल लार्वा। एकदम ध्यान से सुनते चलिएगा। तो एम्फीबिया अंडा देता है पानी में, इसका फर्टिलाइजेशन होता है बाहर पानी में, और जो लार्वा बनता है उस लार्वा का नाम होता है टैडपॉल लार्वा। टैडपॉल लार्वा पानी में ही डेवलप करता है, और चूंकि एक्वेटिक होता है तो उसके पास रेस्पिरेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो है पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स। यानी कि एम्फीबिया के लार्वा का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स। अब जब वो एडल्ट बनता है तो वो जमीन पे आ जाता है, तो उसका पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स खत्म हो जाता है और वहां पे लंग्स डेवलप कर जाता है। तो उसके एडल्ट का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, लंग्स। यानी कि एम्फीबिया का लार्वा होगा पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स, और एम्फीबिया का जो एडल्ट होगा वो किसके माध्यम से रिस्पायर करेगा, लंग्स के माध्यम से रिस्पायर करेगा। लेकिन अभी खेल बाकी है। जो एम्फीबिया होता है वो हाइबरनेट करता है, हाइबरनेट इन द सेंस छिप जाता है, एस्टिवेट करता है। गर्मी के मौसम में एस्टिवेशन करता है और ठंडी के मौसम में हाइबरनेशन करता है। क्योंकि एम्फीबिया जो है ना वो मौसम का जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में जो बदलाव होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो अपने टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होता है ना। जो एनिमल अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, बाहर कोई भी टेम्परेचर हो फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। मैमल और बर्ड इकलौते दो क्लास है, फाइलम तो कहना गलत है, क्लास है जो वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो उनमें एम्फीबिया भी आता है। तो एम्फीबिया ना हाइबरनेट करता है और एस्टिवेट करता है। समर सीजन में एस्टिवेट करता है और विंटर सीजन में हाइबरनेट करता है। और इस दोनों समय के दौरान ये अपने स्किन के माध्यम से रिस्पायर करता है, मतलब मॉइस्ट क्यूटिकल के माध्यम से रिस्पायर करता है। कौन सा रेस्पिरेशन करता है बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो आप देख सकते हैं एम्फीबिया लंग्स से भी रिस्पायर कर रहा है अगर वो एडल्ट है, तो अगर वो लार्वा है तो पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स से भी रिस्पायर कर रहा है, और अगर वो एस्टिवेटेड है या हाइबरनेटेड है तो वैसे केस में वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। अगर एडल्ट है तो भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकता है। यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर से रिस्पायर कर सकता है, पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स भी, क्यूटेनियस भी, और तीसरा कौन सा हो गया, लंग्स भी। लेकिन एक और है, ये माउथ ओपन करके भी डायरेक्टली एयर ले सकता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी के माध्यम से। तो ये खासियत है किसके अंदर, एम्फीबिया के अंदर। क्लियर है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एम्फीबिया बाय पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स इन लार्वा बाय लंग्स इन एडल्ट। इसके अलावा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एडल्ट में नॉर्मली भी कर सकता है और एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के दौरान भी ये कर सकता है। तो यहाँ पे इन बातों को हम मेंशन कर देते हैं कि ये एम्फीबिया जो होता है वो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान किसके माध्यम से रिस्पायर कर सकता है, क्यूटेनियस रिस्पायर कर सकता है। एम्फीबिया also performs cutaneous respiration while estivation एंड हाइबरनेशन। आप फ्रॉग टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाएगा
फ्रॉग एस्टिवेट करता है समर सीजन के दौरान और हाइबरनेट करता है विंटर सीजन के दौरान। तो उस दोनों समय वो किस चीज से रिस्पायर करता है? क्यूटेनियस रिस्पायर करता है। तो बताइए बच्चों, ये सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आपको याद हुए या नहीं हुए? ये समझ में आया या नहीं आया? कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन अब थोड़ा सा एक और टर्म है जो जानना बड़ा जरूरी है। जैसे स्किन के माध्यम से अगर रेस्पिरेशन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसी प्रकार से अगर बच्चों लंग्स के माध्यम से कोई रिस्पायर करता है, जैसे हम लोग खुद ही करते हैं, तो आप इस प्रकार के रेस्पिरेशन को कौन सा रेस्पिरेशन कहना चाहेंगे? तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन आप कहेंगे। अगर कोई एनिमल रेस्पिरेशन वाया लंग्स, अगर लंग्स के माध्यम से कोई रिस्पायर करता है तो इसको कौन सा रेस्पिरेशन कहा जाता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसी प्रकार से कुछ एनिमल रेस्पिरेशन करता है वाया गिल्स। तो रेस्पिरेशन वाया गिल्स। और अगर गिल्स के माध्यम से रिस्पायर करता है तो उसको आप कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। ब्रैकियल रेस्पिरेशन, है ना। और अगर स्किन के माध्यम से करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल के माध्यम से करता है, तो आप कौन सा रेस्पिरेशन कहते हैं बच्चों? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका खत्म होता है सारे एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। एक बार क्विक रिवाइज अगर हम करें तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्कीहेल्मिन्थिस में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बॉडी सरफेस होता है, क्योंकि उनका बॉडी सरफेस उनके बॉडी वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा होता है, तो वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करने के लिए। एनेलिडा के अंदर भी होता तो बॉडी सरफेस ही है, लेकिन बॉडी सरफेस पे एक ऑर्गन बन चुका होता है स्किन, मॉइस्ट क्यूटिकल, इसलिए उस रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकिया से होता है। ट्रैकिया के ब्रांचेज होते हैं ट्रैकियल कैपिलरीज या ट्रैकियोल्स, जो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड को ऑक्सीजन दे के आते हैं और वहां से CO2 लेके बाहर रिलीज कर देते हैं। यहाँ पे इंसेक्ट के अंदर जो उनका बॉडी फ्लूइड होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि उनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन पाया नहीं जाता है। तो पूछा जाएगा कि क्या इंसेक्ट के अंदर उनका बॉडी फ्लूइड ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में कोई हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प नहीं करता है। फिर आता है क्रस्टेशियन में गिल्स से होता है रेस्पिरेशन बच्चों, एरेक्निडा में बुक लंग्स से होता है रेस्पिरेशन बच्चों, और लिमुलस किंग क्रैब में बुक गिल्स से होता है रेस्पिरेशन। इकाइनोडर्माटा में भी गिल्स से होता है, हेमिकॉर्डेटा में भी गिल्स से होता है, और बीच में जो मोलस्का रह गया उसके अंदर भी गिल्स से होता है, लेकिन उसके गिल्स का एक स्पेशल नाम रखा गया है बच्चों, टेनिडिया। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्डेटा के अंदर, तो ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेज, ये सब चूंकि पानी में रहने वाले एनिमल हैं तो इनके अंदर पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स से होता है। रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल के अंदर लंग्स से होता है। लेकिन एम्फीबिया में जो लार्वल स्टेज होता है उसके अंदर तो गिल्स से होता है, लेकिन जो इसका एडल्ट होता है उसके अंदर लंग्स से होता है। लेकिन जब एम्फीबिया हाइबरनेट करता है या एस्टिवेट करता है उस दौरान उसके अंदर क्यूटेनियस होता है। और वैसे क्यूटेनियस कभी भी हो सकता है, अगर वो लार्वल स्टेज में है तो भी क्यूटेनियस कर सकता है, एडल्ट में है तो भी क्यूटेनियस कर सकता है, और इस दौरान भी वो क्यूटेनियस कर सकता है। तो ये भी एक पूछता है कि किस किस स्टेज में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है। तो क्यूटेनियस हर समय हो सकता है, लेकिन एडल्ट में लंग्स से होता है और पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स किस में होता है? लार्वा में होता है। क्लियर है सभी लोगों को? तो उम्मीद है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल्स आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और थोड़ा थोड़ा याद भी हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को थैंक यू।